नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की ज़रूरत के लिए किस तरीके से करें आप प्लानिंग। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। आप भी योर मनी में अपना सवाल भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है yourmoney@nw18.com और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है और वहाँ पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आज योर मनी में हम आपके जैसे व्यूअर्स की क्वेरी लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पते की बात जानेंगे। साल के 6 महीने बीत चुके हैं, तो इस बीच खड़े होकर क्या हमें सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। किससे बातचीत करेंगे? मनी फ्रंट के को फाउंडर एंड CEO मोहित कांग हमारे साथ हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये वक्त है, बीच में खड़े हैं हम साल के, तो क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए पोर्टफोलियो रिव्यूइंग को लेके, रीबैलेंसिंग को लेके? जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या सोचें, क्या देखें? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, शो में बुलाने के लिए। देखिए, आपने कहा कि हम साल के बीच में खड़े हैं और ये जो साल रहा है मनोज जी, 2025, ये बहुत ही ज़्यादा उठापटक वाला साल रहा है बाजार के लिए। पूरे वैश्विक माहौल को देख लीजिए आप, या किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, और सभी का जो असर है वो बाजार पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। हमने भारत में भी कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे, आपने पाकिस्तान के साथ में हमारा कुछ तनाव भरा माहौल रहा। तो इस सब में मार्केट ने बहुत तरह तरह के रुख लिए, और ये आवश्यक है ना सिर्फ इस साल के लिए बट हमेशा के लिए, कि जब भी आप कोई पोर्टफोलियो चलाते हैं बाजार में, तो उसका समय समय पर आपको अवलोकन करना ही होता है। 6 महीने एक ऐसी अवधि है जब आपको कंपल्सरीली तरीके से मनोज जी आपको अपना पोर्टफोलियो देखना ही है। अगर आप क्वार्टरली कर सकते हैं रिव्यू तो ग्रेट, बट हर 6 महीने में तो आपको करना ही चाहिए। और 6 महीने में आप ये देखिए कि आपके जो स्कीम्स हैं और आपका जो एसेट एलोकेशन है और आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, इन तीनों को आप बारीकी से जांचिए। सबसे पहली, कि आपने जो फाइनेंशियल लक्ष्य या गोल तय किए थे और उनके लिहाज से आप कहाँ पर है, किस रफ्तार से चल रहे हैं, क्या आप अपने गोल्स के पास पहुंच रहे हैं, कितना पास पहुंचे हैं, कितना दूर रह गए हैं, और उसमें क्या कम बेशी रह गई है। दूसरा, आपका एसेट एलोकेशन कैसे चल रहा है, आपने एक मात्रा में कितना इक्विटी लेना है पोर्टफोलियो में, कितना डेट लेना है, कितना कमोडिटीज लेना है, इसका आपने निर्णय लिया था, क्या वो निर्णय सही था? क्या आपका एसेट एलोकेशन का स्वरूप बदल गया है मार्केट की रफ्तार के कारण? क्या जो इक्विटी पहले आपने 50% ले रखा था, वो मार्केट के गिरने से वो 30, 35, 40% हो गया है? तो क्या आपको बढ़ाने की आवश्यकता है? तो ये सारे जो समीकरण है, ये आपको पूरी बारीकी से देखने होंगे हर 6 महीने में कंपल्सरी तरीके से। और तीसरा, आपके जो स्कीम्स हैं, आपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले रखे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है? क्या वो स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रही हैं? क्या वो अपने पीयर ग्रुप से अच्छा कर रही हैं? क्या वो स्कीम्स बने रहने लायक है? क्या उन स्कीम्स के जो ऑब्जेक्टिव्स तय हुए थे वो उन पर चल रही है या नहीं चल रही है? तो इन सारी चीज़ों को आपको बारीकी से जांचना होगा। क्वार्टरली कर सके तो ग्रेट, बट हर 6 महीने में तो ये रिपोर्ट कार्ड बनना ही चाहिए। ठीक है, तो आपने कुछ पैरामीटर्स भी बताए जिन पर देखना चाहिए, लेकिन मोहित जी, आपने खुद ही कहा, देखिए ये साल खास है और MFI के डेटा जो आए थे तो आपने भी देखे होंगे, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा ट्रेंड क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इस विशेष साल को ध्यान में रखते हुए कोई अगर राय बनानी हो तो किन बिंदुओं पर बनानी है और क्या हाइलाइट्स है जो आप बताना चाहेंगे जनरल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इस 6 महीने के बाद? जी,
तो देखिए, जैसा मैंने कहा शुरू में भी कि ये साल कोई आसान साल नहीं रहा है निवेशकों के लिए, और ना ही ये वैश्विक तौर पर देखें तो कोई साधारण साल है। बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं इस साल में, और जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी सारी टेंशन्स हमको देखने को मिली है। तो ऐसे में आप मार्केट में पूरी तरह से बहुत अग्रेसिव स्टांस नहीं ले सकते मनोज जी। आपको चाहिए कि आप जो अपना डेट इक्विटी एलोकेशन है उसको बरकरार रखिए, एसेट एलोकेशन से बिल्कुल भी डिविएट मत होइए। आप एसेट एलोकेशन में जहां भी आपको लग रहा है कि आपने एक्विटी में अगर ओवर एलोकेट कर दिया है, तो आप एक्विटी को अपने सही मात्रा में सही बैलेंसिंग फिगर पर ले आइए। दूसरी बात ये कि आप यहाँ पर, जैसा मैंने कहा, ओवर एग्रेसिव नहीं हो सके तो थोड़ा सा जो है आप अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप्स की तरफ हैवी करके रखिए, बिकॉज लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जो कि आसानी से किसी भी मार्केट करेक्शन के बाद में वापस भी अपने स्तर पर आ जाते हैं। और ये बड़ी कंपनियां होती है तो इन पर असर कुछ कम देखने को मिलता है। अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा रिसेशनरी फियर है या जियोपॉलिटिकल फियर है या किसी भी तरह का अगर डर का माहौल है, तो ये कंपनियां थोड़ी सेफ होती हैं और थोड़ी क्या बोलते हैं, स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पर चाहिए कि हर पोर्टफोलियो में कम से कम 50 से 60% एलोकेशन लार्ज कैप्स में बना रहे। आप 20 से 30% एलोकेशन मिड स्मॉल कैप में जरूर रखिए, क्योंकि ये थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, बट यहाँ पर आपको रिटर्न की संभावना भी ज्यादा होती है। और थोड़ा एलोकेशन इस माहौल में मनोज जी सभी को कमोडिटीज में, यानी गोल्ड और सिल्वर में बनाए रखना है। ये लगातार हमारी राय रही है आपके प्रोग्राम में भी और बहुत दूसरे माध्यम्स में भी, कि गोल्ड सिल्वर पर आप कम से कम 10 से 20% एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। ये आपको एक अच्छा हेज भी देता है, और जिस तरह का माहौल है यहाँ पर, इनके रिटर्न्स भी बड़े शानदार देखने को मिले हैं। और बाकी कुछ 10-20% आप चाहें तो टैक्टिकल एलोकेशन कर सकते हैं, जो कि आप टाइम टू टाइम रिव्यू कर कर चेंज कर सकते हैं। बट इस तरह का ब्रॉड एलोकेशन मैंने बताया है, और ये सिर्फ एक्विटी का एलोकेशन है। इसमें मैंने आपको फिक्स्ड इनकम के मापदंड नहीं दिए हैं। ये सिर्फ मैं एक एक्विटी का जो पैसा है, जो कि रिस्क मनी है, उसका मैं आपको ब्रॉड एलोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है। मोहित जी, एक बात और बताइए, जो चेंजेस करने हैं, चाहे कहीं से एग्जिट करना है, कहीं स्विच करना है, फंड में बदलाव करना है, उसमें गाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, ट्रिगर्स क्या होने चाहिए, कुछ खास बातें हैं जो आप बता सकते हैं, जो टिप्स होंगी इन्वेस्टर्स के लिए? जी, देखिए, इसके कुछ फंडामेंटल नियम हैं, और अगर आप नियमों पे चलेंगे तो कभी गलत नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, अगर आप उस लक्ष्य के करीब हैं, मान लीजिए आपको एक आपका आपका लक्ष्य था कि भाई 2026 में मुझे अपने बच्चों की शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए कुछ एक्स अमाउंट चाहिए, और आप अभी 2025 के मिड पर हैं। अब माहौल ऐसा है कि हमें पता नहीं आगे किस तरह से मार्केट की चाल रहे। अगर आप लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो आपको चाहिए कि उस पैसे को अब आप सेव कर लीजिए। आप उस पैसे को निकाल लीजिए एक्विटी से, उसे किसी सेफ डेट फंड में या फिर आर्बिट्राज फंड में मूव कर दीजिए, बिकॉज आप लक्ष्य के बहुत करीब हैं। और आप अगर ऑलमोस्ट उस रकम तक पहुंच चुके हैं या उसके करीब भी कहीं पहुंच चुके हैं, तो अब आप और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपको देखना होगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के कितना करीब हैं, कितना दूर हैं। अगर मान लीजिए यही लक्ष्य आपका 2040 का है कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा चाहिए, तो मार्केट की चाल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े। 10-15 साल के हिसाब से आप अभी भी मार्केट में बने रहिए, पूरी पूरी डट कर आप अपने एसेट एलोकेशन पर खड़े रहिए। राइट, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको लिक्विडिटी की आवश्यकता ही है, चाहे वो कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई आपको कोई एसेट परचेज करना हो, और अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आपको रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा, आपको मार्केट से मूव करके निकलना ही पड़ेगा। तो वो दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा ये, जब आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, यानी आपने देखा कि एसेट एलोकेशन जो आपने किया था वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। अब डेट में एक रैली हमने देखी है पिछले कुछ महीनों में। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो एसेट एलोकेशन 50-50 था, वहां पर डेट रैली के कारण बढ़कर 60 हो गया और इक्विटी 40 ही रह गया है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा डेट को या फिक्स्ड इनकम को कम कर कर इक्विटी में अपने पैसे को बढ़ाएं। और वाइसे वर्सा, अगर आपको लग रहा है कि इक्विटी बहुत भाग गया और वहां पर आपके पास में रिटर्न ज्यादा आ गए हैं और एसेट एलोकेशन में आप ऊपर चले गए हैं, ओवरवेट हो गए हैं इक्विटी में, तो वहां से आप रिडीम कर कर कम करके अपने एसेट एलोकेशन को जरूर
हर 6 महीने में रीबैलेंस करिए, नहीं तो साल भर में ज़रूर करिए। हालाँकि यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्ज़िट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशंस का, उनका थोड़ा ख़्याल रख के आपको ये करना पड़ेगा। तो ये कुछ ब्रॉड नियम होते हैं रिडेम्पशंस के, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं जाएँगे, बट हमेशा टैक्स और एग्ज़िट लोड का ख़्याल ज़रूर रखिए जब भी आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। जी, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते रहिए और इन फंडामेंटल्स का ध्यान रखिए। हम अब शुरू करते हैं अपने कॉलर्स का सिलसिला। हमारे पहली जो क्वेरी है वो अमित हैं हरियाणा से, 41 साल के। अमित जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा जो पोर्टफोलियो है क्या वो ओवरलैपिंग है और क्या वो फंड सही है? मोहित जी, जी। इनका पोर्टफोलियो आपके पास होगा तो ये जो इनका सवाल है कि क्या पोर्टफोलियो सही है, ज़्यादातर व्यूवर्स का सवाल यही होता है। ज़रा बताएं इनके लिए क्या सलाह होगी। एक बार मनोज जी आप मुझे बताएँगे ये कौन से पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं? ये अमित जी का पोर्टफोलियो है। इसमें आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 अच्छा। 1000 का, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा है। समझ गया। जी, ये रेखा जी का असल में पोर्टफोलियो है। उनके पति अमित जी हैं इस वक्त कॉल पर। ओके, ओके। हाँ, मैं वही खोज रहा था कि कहीं पर जी हमारे जी जी पास में अमित जी का नाम नहीं था जी जी। पोर्टफोलियो में। हाँ जी, तो ये हमारे पास में जो पोर्टफोलियो आया है, रेखा जी के नाम पर आया है जी और बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफ़ाई करके रखा है अमित जी आपने। आपने लार्ज कैप फंड जो कि भारत 22 फंड है और आपने फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कैटेगरीज़ में आपने बेहतरीन एलोकेशन करके रखा है और जो कैटेगरी के उम्दा श्रेणी के फंड हैं, वो आपने शामिल कर रखे हैं। तो क्वालिटी ऑफ फंड्स भी बहुत हाई है। कहीं पर भी मुझे कोई खराबी नहीं दिख रही है आपके पोर्टफोलियो में और मुझे लगता है कि आपको इसी पोर्टफोलियो में पूरी तरह से कायम रहना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है आपके लक्ष्यों का, आपने वो भी लिखा है कि आपके रिटायरमेंट में कुछ 19 साल कम है अभी और आपकी जो करंट सिप है उसको अगर आप 10% से स्टेप अप करेंगे तो आपके करंट सिप के अमाउंट को देखते हुए अगर मैं 12% की रेट अज्यूम करूं तो कुछ 95 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आप जमा कर लेंगे, यानी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास की रकम आप अपने पोर्टफोलियो में जमा कर पाएंगे। अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो सिर्फ एक ही रहेगी कि पोर्टफोलियो को अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो एक और लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में कभी शामिल कर लीजिएगा। एक पैसिव इंडेक्स फंड, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स या प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में मिला लीजिए। बाकी आपके पोर्टफोलियो का स्वरूप एकदम परफेक्ट है। जी, तो बढ़िया पोर्टफोलियो है आपका। इसी तरह निवेश करते रहे। 10% स्टेप अप की बात तो स्वीकार की ही है। बढ़ते आगे, नूरुल सरकार है हमारे साथ असम से। नूरुल जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी। जी नूरुल जी, अपना सवाल पूछें। हाँ सर जी, एक्चुअली ना मैंने जो पोर्टफोलियो भेजा है वो पोर्टफोलियो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सही है या नहीं है। एक वहाँ पे ओके। 2 लार्ज कैप है, एक एसबीआई ब्लू चिप है और एक निप्पॉन लार्ज कैप है। उसमें दोनों रहना चाहिए ना, एक में शिफ्ट करेंगे? क्योंकि एसबीआई ब्लू चिप मेरे 2018 से चल रहा है। 6 इयर्स 9 मंथ हुआ है एसबीआई ब्लू चिप का। उसका कॉर्पोरेट है 7-8 लाख रुपीज और निप्पॉन लार्ज कैप का लास्ट 9 मंथ हुआ है, उसका 1.20 1,20,000 रुपया उसका कॉर्पोरेट है। मेरा सवाल है एसबीआई ब्लू चिप और ये निप्पॉन लार्ज कैप दोनों रहना चाहिए मेरा पोर्टफोलियो ना, एक करेंगे? कौन सा में करेंगे? क्योंकि एसबीआई ब्लू चिप मेरा 2018 से चल रहा है, वो एक सवाल है। दूसरा सवाल है, मेरे को और 7,000 इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड में निवेश करेंगे? ठीक है। कोई मल्टी एसिड फंड में कौन सा निवेश करेंगे बा मल्टी ठीक है। कैप बा मल्टी एसिड फंड में करना चाहिए? उसके लिए मेरा कॉर्पस 3 ठीक करोड़ है। रुपये है। मोहित जी, एक तो ये कंफ्यूजन है ब्लू चिप वर्सेस लार्ज कैप, तो थोड़ा इस पे प्रकाश डालें और फंडामेंटल बातें हैं तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगी। और दूसरा फंड पर ये सजेशंस मांग रहे हैं। जी। नूरुल जी देखिए आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा है। आपने भी बहुत अच्छे फंड ले रखे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपनी श्रेणी का उम्दा फंड है। एसबीआई ब्लू चिप और निप्पॉन लार्ज कैप दोनों ही बहुत ही शानदार लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं और दोनों में कोई बहुत ज़्यादा
गिव और टेक नहीं है कि मैं एक को दूसरे से बेहतरीन बता पाऊँ, ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीज़न नहीं है हमारे पास में, राइट? कभी आप देखेंगे कि 1-2 साल के पीरियड में निप्पॉन का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कभी एसबीआई का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो दोनों ही लार्ज कैप श्रेणी के बेहतरीन फंड है। हालाँकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों ही फंड्स का कॉर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है और दोनों में बहुत हाई डिग्री ऑफ ओवरलैप है। देखिए, जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो टॉप 100 निफ्टी कंपनीज में ही निवेश कर पाते हैं और यहाँ पर दोनों ही फंड का कॉर्पस इतना है कि आप मानिए 60, 70, 80 स्टॉक के पोर्टफोलियो में ओवरलैप होगा ही होगा, तो आप सेम तरह के स्टॉक दोनों ही फंड से पा रहे हैं, राइट? तो अब किसने किस प्रपोर्शन में एलोकेशन कर रखा है, उसी प्रपोर्शन में आपके रिटर्न्स थोड़े से वेरी करेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा आपको वेरिएंस भी नहीं मिलेगा। तो आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है कि आपको इन दोनों फंड्स को मर्ज करके एक सिंगल फंड कर देना चाहिए। अगेन, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं है किसी भी फंड में, तो क्योंकि आपका पुराना फंड एसबीआई का चल रहा है, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप उसी में पूरा कंसोलिडेट कर लीजिए। जहां तक आपको नए एसआईपी करने की बात है, देखिए आप दो स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं। एक ये कि आप अपने लार्ज कैप को और फोर्टिफाई करें, लार्ज कैप में एक पैसिव इंडेक्स फंड का चुनाव कर ले। तो यहाँ पर मेरी राय रहेगी कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, थ्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो ये थोड़ा सा आपको लार्ज कैप को 51st स्टॉक से 100 स्टॉक के बीच में ले आएगा आपके एलोकेशन को, तो वो भी काफी अच्छा है। और अगर आप थोड़ा सेफ करना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहें तो अगर आपको अग्रेसिव एलोकेशन करना है तब आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप बंधन स्मॉल कैप या फिर फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड को चुन सकते हैं। एक और मेरी राय है आपके पोर्टफोलियो पे, वो ये कि आपने थोड़े से सेक्टोरल और थीमेटिक फंड ले रखे हैं। आपने आई थिंक एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ले रखा है, एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ले रखा है और एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड भी है। तो ओवरऑल एसबीआई में आपका एलोकेशन काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो नए फंड्स करने चाहिए वो एसबीआई में नहीं करके किसी दूसरे फंड हाउस में करने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपका कंसंट्रेशन जो है एक फंड हाउस में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और जितना हो सके थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से बचिए। इसकी आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड में अगर निवेश करेंगे तो आपको ऑलरेडी इन सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। आखिरी बात, आपके गोल की, आपका 50,000 रुपए का मंथली एसआईपी चल रहा है। अगर आप 10% का एडिशनल स्टेप अप करेंगे तो करीब 2 करोड़ 40 लाख का आपका कॉर्पस जमा हो जाएगा और जो आपका करंट पोर्टफोलियो है 23 लाख का, 23.5 लाख का, वो बढ़कर कुछ 91 लाख या 92 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो टोटल 3.3 करोड़ की रकम आप जमा कर सकते हैं अगले 12 साल में। यहाँ पर मैंने 12% की दर को अस्यूम किया है। तो ये है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक क्विक एनालिसिस। जी, तो यहाँ पर हमें रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और भी क्वेरीज है, ब्रेक के बाद लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, योर मनी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और अब हमारे सामने है एक सवाल जो आया है ईमेल से। तस्नीम अख्तर है अलीगढ़ से और 39 साल के हैं। एक मुश्त निवेश किया 27.5 लाख रुपए का, 14,000 रुपए की एसआईपी भी कर रखी है और इनके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और एक मुश्त निवेश इन्होंने कर रखा है एसबीआई बैलेंस फंड में, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में, एसबीआई कॉन्ट्रा में और एसबीआई एनर्जी फंड में। तो ये रहा इनका पोर्टफोलियो और इनका सवाल ये है कि 10-15 साल में ये क्या कुछ बना पाएंगे। बताएं मोहित जी। जी, तस्नीम जी, सबसे पहली बात तो जो आपकी 3 एसआईपीज चल रही है उनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। एक सेंसेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं आप, पैसिव इंडेक्स फंड, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसे प्लीज बनाए रखिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और निपॉन स्मॉल, दोनों बेहतरीन फंड है और दोनों को आप प्लीज कंटिन्यू करिए, इनका कॉर्पस बढ़ाइए। जहां मैं एक तरफ आपके एसआईपी से खुश हूं, वहां मैं एक तरफ आपके लमसम निवेश से थोड़ा सा दुखी भी हूं। आपने एक ही सिंगल फंड हाउस में चारों स्कीम्स में निवेश कर दिया है, बड़ा अमाउंट, और कंसंट्रेशन रिस्क बहुत हाई है वहां पर आपका। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इतना ज्यादा एक ही फंड हाउस पर निर्भर मत हो जाइए, दूसरे फंड हाउस में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए। आपके सारे फंड्स एसबीआई के ही हैं और उसमें भी एक थीमेटिक है कॉन्ट्रा और एक सेक्टोरल है एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। तो थोड़ा सा हाई रिस्क पोर्टफोलियो मैं ऐसे कहूंगा और थोड़ा अपने
यहाँ पर आप किसी की सलाह लीजिए या तो किसी अच्छे एडवाइजर की कि इसको कैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कौन से दूसरे फंड हाउस शामिल कर सकते हैं। जहां तक बात है आपके लक्ष्य की, तो देखिए आप एक और काम कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। जब आप इसे बढ़ाने की कोशिश करें तो आप एक मिड कैप फंड भी शामिल कर लीजिए। आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा मिड कैप फंड नहीं है फिलहाल, तो उसे आप शामिल करिए। 14,000 रुपए की सिप 15 साल के लिए 12% की रेट से अगर मैं अज्यूम करूं तो करीब 66 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे। जो आपका लमसम पोर्टफोलियो है 27 लाख का, वो भी आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा बढ़ जाएगा। तो टोटल जो आपका पोर्टफोलियो है 15 साल में वो करीब 2 करोड़ 16 लाख के आसपास का हो जाएगा। दोनों मिलाकर आपका लमसम जो कि 1.5 करोड़ पहुंचेगा और आपकी एसआईपी, तो ये दोनों मिलाकर आप करीब 2 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफी ठीक है। रफ्तार इसकी ठीक रहेगी, आप अपने लक्ष्य को भी पा जाएंगे, बट थोड़ा सा इसे डाइवर्सिफाई और करिए। जी, तो अब आ गए हैं हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में। तो मोहित जी, चलते चलते टॉप पिक्स आपके 4 फंड्स। जी, मनोज जी देखिए, मेरी टॉप 4 पिक्स रहेंगी लार्ज कैप कैटेगरी में। एक्टिव श्रेणी का फंड प्रू आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, नामचीन फंड है, काफी पुराना फंड है, बहुत अच्छा कॉर्पस भी है और अच्छा प्रदर्शन भी है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का सिलेक्शन किया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ मेरी पसंदीदा चॉइस है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का इन्वेस्को का फंड। एंड प्योर मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या फिर ईडलवाइज मिड कैप, इन दोनों में से कोई भी एक फंड। और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप या फिर फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड, इन दोनों में से कोई भी फंड जो ठीक लगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से हमारी अपील है कि इसी तरीके से आप अपने सवाल हमें भेजते रहें। व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए भेज सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी भेज सकते हैं जहां योर मनी आपको दिखता है लाइव। चलते चलते मोहित जी का धन्यवाद। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।